हमें जब ये चीज़ पता चली कि एक समय पे आप और आपकी टीम जम्मू की ऐसी पहली टीम थी जिन पे पढ़ाने पे बैन लगाया गया था। आपका पहला क्वेश्चन ही बाउंसर है। फिर मैं जब जम्मू आया, उसके बाद मैं वैष्णो देवी गया, तो कुछ अजीब ही शायद माता रानी की कृपा हुई और जम्मू मुझे पसंद आया। लेकिन इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद पिछले साल 20 से भी कम बच्चे आईआईटी में गए। अगर हम जम्मू कश्मीर पर्टिकुलर की बात करें, इतनी फैसिलिटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने टीचर्स, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पा रहे? आप आज का ये डेटा बता रहे हैं। मैं 2015 में जम्मू में आया और 2015 में शायद ही हमारे शहर से 1, 2 या 3 बच्चे आईआईटीज में जाते थे। बाकी बच्चों को उससे कंपेयर किया जाता है कि देखो वो बच्चा कितना पढ़ने में तेज हो, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। वो बिटिया कितनी पढ़ने में अच्छी है, तुम नहीं हो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तो बच्चों पे इस चीज का भी बड़ा प्रेशर होता है। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। बहुत देर से हम सोच रहे थे पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने का और फाइनली वी आर हियर। क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम का टाइम चल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक एजुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट से हम शुरुआत करें। तो जब हमने एजुकेशन फील्ड में मार्केट रिसर्च की तो एक नाम था जो बार बार अलग अलग स्टूडेंट्स से आ रहा था। वो नाम था मिस्टर पुनीत मिश्रा सर, जिन्होंने कोटा में पढ़ाने के बाद अलग अलग स्टेट्स में बच्चों को पढ़ाया है, मेंटोर किया है और पिछले 10 सालों से वो जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स को उनका सपना साकार करने में मदद कर रहे हैं। सो आई हैव द पावर हाउस ऑफ फिजिक्स विद मी, मिस्टर पुनीत मिश्रा सर। सो सर, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जसलीन जी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ, क्योंकि आपने अपने पहले पॉडकास्ट में किसी टीचर को इनवाइट किया है। ये आप खुद भी जानते हैं कि बड़ा एक रिस्क भी हो सकता है और आजकल जो पब्लिक को चाहिए, वो चाहिए थोड़ा स्पाइसी और पढ़ाई स्पाइसी नहीं है, पढ़ाई बोरिंग है। तो आपने इसीलिए मैंने पहले बोला कि जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपने एक टीचर को इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। एक्चुअली ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था, क्योंकि जब रिसर्च किया आपके बैकग्राउंड के बारे में, हमें भी कुछ काफी स्पाइसी चीजों के बारे में पता चला। दैट्स व्हाई वी थॉट व्हाई नॉट टू बिगिन विद यू। तो सर, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि आपने एजुकेशन फील्ड कैसे सेलेक्ट की? अ, मैंने बीटेक किया है। मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उस दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे पढ़ाना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने अपने आप को देखा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं था और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी पाया वहाँ पर, कि मैं बच्चों के साथ कॉन्फिडेंट फ़ील करता हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरे को परेशानी आई है, उन परेशानियों से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो कुछ ऐसा ऐसा कुछ रहा कि मुझे लगा कि ये फ़ील्ड मेरे लिए है। दूसरी बात, हमारे 2007 का मैं पास आउट हूँ। उस समय भारी रिसेशन था इंडिया में। तो हमारे कॉलेजेस में कंपनीज़ तो बहुत आई, लेकिन पैकेजेस काफ़ी कम थे। फिर मुझे किसी पेरेंट ने ही गाइड किया कि आप क्यों नहीं, ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं और ये अच्छी सैलरी देते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा सैलरी में सोचता था 10-15 हज़ार रुपए कुछ मिलते होंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो सैलरीज़ लाख में नहीं थी, करोड़ों में भी थी। तो मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो शुरुआत मैंने पैसे के लिए करी। लेकिन आज मैं अगर अपने आप को बताऊँ, तो आज मैं टीचर हूँ। आज मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। नो डाउट पैसा ज़रूरी है, पैसा आ भी रहा है, पैसा मैं कमाता हूँ, लेकिन आज मैं शुद्ध टीचर हूँ। हम सब बहुत देर से पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रहे थे और जब हमने इस पॉडकास्ट के बारे में टीम को बताया तो मैं बड़ी सरप्राइज थी कि हमारी टीम मेंबर्स में से ही 3 ऐसे लोग थे जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं एंड दे वर टॉकिंग हाईली अबाउट यू। तो हम
मतलब ये बहुत हमारे लिए शॉकिंग था कि एक टीचर जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, जो इतने सालों से इस फील्ड में रह चुके हैं एंड लाइक आपको बच्चे सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं देखते, एक मेंटोर की तरह देखते हैं। हमें जब ये चीज़ पता चली कि एक समय में आप और आपकी टीम को जम्मू में पढ़ाने से बैन किया गया था। ये व्हाट इज़ दिस थिंग ऑल अबाउट सर? आपका पहला क्वेश्चन ही बाउंसर है। अ, ये बात सही है और केवल मैं और मेरी टीम ही नहीं, मैं, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, मेरी टीम और उनके परिवार का कोई भी सदस्य जे-एंड-के में नहीं पढ़ा सकता है, इस तरीके का एक बैन लगाया गया। लेकिन आज हम जम्मू में ही हैं। कभी-कभी होता है, कुछ लोग होते हैं, उनकी मानसिकता ये थी कि हम आउटसाइडर हैं। लेकिन ये जम्मू का प्यार, जम्मू की जनता का प्यार, पेरेंट्स का प्यार और बच्चों का प्यार है कि हम यहाँ पर हैं और अच्छे से हम काम कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों से मैं जम्मू में काम कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ तन, मन, धन से अपने बच्चों को पढ़ाया है। जम्मू के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, ये मेरे दिल में हमेशा रहा है और मैं वो कर रहा हूँ अभी। सर आजकल के समय में अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू की बात करें तो कोई भी इंसान जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, वो जम्मू से बाहर जाना चाहता है। आप जम्मू को बिलोंग भी नहीं करते हैं और पिछले 10 सालों से आप इतनी डेडिकेशन से जम्मू में काम कर रहे हैं, इतने अचीवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर एक बड़े-बड़े डोमेन में जम्मू के बच्चे पहुंच रहे हैं। तो सर ऐसा क्या आपको जम्मू में मिला कि आप जम्मू के रूट्स से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए? जम्मू आना तो एक्सीडेंटल था ओके। कि मैं कोटा में किसी कोचिंग में पढ़ाता था और फिर वहाँ से मुझे यहाँ पर भेजा गया। तो तमाम शहरों में अलग-अलग इंस्टीट्यूट में काम करके पता नहीं क्यों मुझे कुछ शहर पसंद नहीं आ रहे थे। और मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि आप नॉर्थ साइड में जाके काम करेंगे। अचानक से आपने जैसा बात बोली कि लोग जम्मू से बाहर जाना चाहते हैं और जम्मू आने का मतलब है कि आप घूमने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब आप इंडिया घूमने के लिए निकलते हैं तो जम्मू बीच में नहीं आता है। या, जम्मू आने का मतलब है कि आप जम्मू आए हैं। बिल्कुल। तो मेरे जैसे पिताजी बोला करते थे कि बेटा तुम्हारा करियर नॉर्थ में ही है, नॉर्थ में ही है। और अचानक से जब मुझे पता चला कि आपको जम्मू जाना है तो मैंने कहा ये पिताजी की बात सही हो रही है। फिर मैं जब जम्मू आया, उसके बाद मैं वैष्णो देवी गया, तो कुछ अजीब ही शायद माता रानी की कृपा हुई और जम्मू मुझे पसंद आया। मैंने दिल्ली में काम किया, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ और शायद मैं उस शहर के लिए फिट नहीं अपने आप को फ़ील कर रहा था। फिर मैंने कोटा में भी काम किया। कोटा में भी मुझे ऐसा लगा कि बड़ा शायद मैं नहीं यहाँ पर एडजस्ट हो पाऊँगा। जब मैं जम्मू आया तो एक मुझे बड़ा छोटा और प्यारा शहर मिला। आप कहीं पर भी आपको जाना है, आप 15 से 20 मिनट में कहीं भी जा सकते हैं। ट्रैफ़िक नहीं है, क्राइम नहीं है। तो मेरी शायद पर्सनैलिटी को जैसा शहर सूट करता था वो ये शहर है। उसके बाद जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाई को लेकर यहाँ पर क्रेज़ बहुत है। लोग पढ़ना चाहते हैं। ऑल्दो कुछ कमियाँ हैं, पर मुझे कुछ अपना-अपना सा लगा और आज देखते-देखते जैसा आपने बोला, मुझे 10 साल हो चुके हैं जम्मू में। बहुत बेहतरीन सर। सर 10 साल का 10 साल तो आपको जम्मू में हो गया लेकिन आपने पढ़ाना उससे बहुत पहले का शुरू किया था। आई थिंक आपको 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो सर 17 साल में कितने स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए होंगे? कितने बैचेस आपने स्टूडेंट्स के पढ़ाए होंगे? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर मेरा कि हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट? एक अच्छा स्टूडेंट आपकी परिभाषा में कौन है? देखिए, वैसे ये जो आपने क्वेश्चन किया है, बड़ा सब्जेक्टिव है। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं। अब जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो आपने भी सुना होगा, एक बड़ा फ़ेमस श्लोक है, "काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी इति पंच लक्षणम।" तो ये 5 गुण जिसमें है वो विद्यार्थी है। और विद्यार्थी क्या है? जो कुछ सीखना चाहता है। हम और आप भी आज स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन हम भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम विद्यार्थी बनेंगे और उन चीज़ों को सीखने के लिए हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। तो अच्छा स्टूडेंट, वैसे अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं अच्छे, तो वो अच्छा स्टूडेंट है। नंबर किसी के अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो वीक स्टूडेंट है। मैं ऐसा नहीं मानता। कोई भी बच्चा जो सीखना चाहता है,
वो अच्छा ही होता है। और अगर कोई टाइम पास कर रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको स्टूडेंट बनाएँ, क्योंकि क्लास में आने वाला बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट हो, क्योंकि वो सीख क्लास में आया, वो बैठा, स्कूल में गया, वो केवल बैठा, लेकिन कुछ सीख नहीं रहा है। तो हम सारे टीचर्स की कोशिश और पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि उस बच्चे को हम इस तरह से कुछ मोटिवेट करें, उसकी काउंसलिंग करें कि वो एक अच्छा लर्नर बने, और जिससे कि वो कुछ सीख पाए। सीखने के बाद, क्योंकि उसे जो कुछ भी वो सीखेगा, उसे बाद में उसे अप्लाई करना है। जब वो अप्लाई करेगा उस नॉलेज को, तब वो किसी को इंस्पायर कर रहा होगा। उसे देखकर लोग उसकी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसे देखकर लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। तब कहीं न कहीं ये चीज़ डिसाइड होगी कि वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन अभी मैं केवल यही बोल सकता हूँ कि एक पहले बच्चे को विद्यार्थी बनना चाहिए, और मैं किसी को सिखा सकूँ, वो उस लेवल पर आए। सर एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो मैं बहुत बारी सोचती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आजकल के competitive एरा में हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले पाए। लेकिन इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद पिछले साल 20 से भी कम बच्चे आईआईटी में गए, अगर हम जम्मू कश्मीर पर्टिकुलर की बात करें, और 20 से भी कम बच्चे 700 के स्कोर तक भी पहुंच पाए। तो सर आपको क्या लगता है इतनी फैसिलिटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने टीचर्स, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, पर्टिकुलरली आपने जो जम्मू के लिए क्वेश्चन किया कि 20 से भी कम बच्चे हैं जो जेईई में गए, या नीट के लिए जो आपने बोला कि 20 से भी कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 700 प्लस स्कोर गया, जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जम्मू में टैलेंट की कोई कमी है, पर कहीं न कहीं एक जो माइंडसेट है यहाँ के बच्चों का और पेरेंट्स का, वो अभी इतने अवेयर नहीं हुए। आप आज का ये डेटा बता रहे हैं, मैं 2015 में जम्मू में आया, और 2015 में शायद ही हमारे शहर से 1, 2 या 3 बच्चे आईआईटीज़ में जाते थे, और आज आप जो कह रहे हैं कि कम से कम 20 बच्चे जा रहे हैं, तो ये धीरे-धीरे चीज़ बढ़ी तो है। बच्चे अवेयर हुए हैं, पेरेंट्स अवेयर हुए हैं। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये नॉर्मल जैसा रूटीन में जो पढ़ाई होती है, उस तरीके से पढ़कर ये एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए जाते हैं। इसमें आपको कहीं न कहीं अपने अंदर एक्स फैक्टर जनरेट करना होता है। इसमें कहीं न कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं, और ये बच्चा तभी कर पाएगा जब इसके लिए वो अवेयर हो। अ, आजकल जो मैं देख रहा हूँ जम्मू में, आज भी ट्रेंड जम्मू का कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि स्कूल में नंबर आने चाहिए। आप भी जानते हैं कि आज 12वीं के बाद अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में केवल और केवल अपनी कन्वेंशनल स्टडीज़ के लिए भी अगर जाना है, तो भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीयूईटी, जिसके लिए क्या हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड हैं? नहीं। तो स्कूल ज़रूरी है, स्कूल में मार्क्स लाने भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं आपको कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बच्चों के साथ केवल और केवल आपके शहर के नहीं, पूरे देश के बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है। हम्म। तो अब आपको उन लोगों से आगे निकलने के लिए अपने अंदर तमाम तरीके की और स्किल्स हैं। कहीं न कहीं आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं तो टैलेंटेड जे-एंड-के लेकिन अनअवेयर हैं कि मेरे को क्या और मेहनत करनी चाहिए। तो इस चीज की कंटिन्यूएशन में हम कह सकते हैं सर कि सिर्फ स्कूल का करिकुलम सफिशिएंट नहीं है एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम पे compete कर पाए। अ, आप वैसे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ घरों में ये बोला जाता है कि हमारा पहला गुरु कौन होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, तो हमारा पहला गुरु कौन होता है? माँ को पहला गुरु बोला बिल्कुल। गया है। तो अगर माँ हमारी पहली गुरु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ तो गुरु हैं, लेकिन हम स्कूल जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, और एक हमें सर्टिफ़िकेट भी चाहिए, आगे आपको जॉब करनी है, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो माँ सब कुछ
सिखा सकती है, लेकिन शायद सब्जेक्ट को लेकर और शायद माँ से जो मिला हुआ सर्टिफिकेट है, वो हमारी सोसाइटी में काम नहीं करेगा। तो बच्चे को स्कूल जाना है। बिल्कुल। अब इसके बाद आता है कि क्या स्कूल में जाने से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे स्कूल किस लिए बने हैं? हमारे स्कूल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए नहीं बने हैं। आप अगर देखें इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिलेबस है, वो वही होता है जो स्कूल्स का सिलेबस है, यानी कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। लेकिन स्कूल में जो टॉपर है या जो भी बच्चे अच्छा स्कोर ला रहे हैं, अगर वो जेई का पेपर, नीट का पेपर या एनडीए का पेपर फॉर्म भरते हैं और पेपर देने जाते हैं, वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। बड़ा सीधे-सीधे सरल शब्दों में आपको एक एग्जांपल से मैं अगर इसको आपको बताना चाहूँ, आप फर्ज़ करिए कोई भी एग्जांपल कि जम्मू में कितने स्कूल्स होंगे? अच्छे-अच्छे स्कूल्स की बात करें, अच्छे स्कूल्स का मतलब जहाँ से रिजल्ट आता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 100% बच्चे पास हो जाते हैं। अगर आप शहर के टॉपर्स की बात करें, अच्छी परसेंटेज लाने वाले बच्चों की बात करें, तो जिन स्कूल से वो बच्चे निकल रहे हैं, तो अगर 100 स्कूल्स हैं तो कम से कम 100 टॉपर होंगे, इससे ज़्यादा ही स्कूल है। और इन 100 टॉपर्स की अगर बात करें, तो हमारे स्कूल्स में एक ऐसी भाषा चलती है कि जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जो फर्स्ट पोज़ीशन ला रहा है, वो केवल टॉपर नहीं है, वो होता है गॉड गिफ्ट। तो प्रोडिजी। बाकी बच्चों को उससे कंपेयर किया जाता है कि देखो वो बच्चा कितना पढ़ने में तेज हो, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। वो बिटिया कितनी है पढ़ने में अच्छी है, तुम नहीं हो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तो बच्चों पे इस चीज़ का भी बड़ा प्रेशर होता है। तो अब ये सारे के सारे टॉपर्स हैं और आप ही ने एक डेटा बताया कि हमारे यहाँ 20 बच्चे भी नहीं हैं जो आईआईटी निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो स्कूल के टॉपर होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। मैं कई सारे बच्चों और पेरेंट्स को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि ईश्वर ने हमें क्षमता दी है कि हम दौड़ सकते हैं। तो हम दौड़ना जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कल मैं ओलंपिक्स में जाकर अपना नाम लिखवाऊँ कि मैं इस दौड़ने वाली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मैं ये एंश्योर क्या कर सकता हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा? नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग आए हैं, उन्होंने उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली है। बिल्कुल। क्या अगर मुझे उनसे कॉम्पीट करना है, तो क्या मैं उतना ट्रेन्ड हूँ कि मैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊँ? ऐसे ही स्कूल है। स्कूल ओवरऑल ग्रोथ के लिए है और स्कूल जाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पढ़कर ही कुछ बनना चाहते हैं। मतलब कि आप पढ़ाई में अपना करियर देख रहे हैं। हो सकता है कि एक स्कूल का कोई बच्चा है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहा हो और आप कई सालों के बाद देखें कि वो बॉलीवुड में हुँ। प्लेबैक सिंगिंग कर रहा हो। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है कि कोई बहुत ऐसा बच्चा हो जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा हो। तो स्कूल से हमें इंटरेस्ट पता चलता है कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। लेकिन जब आप इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए आप सोच रहे हैं कि बच्चा बचपन से स्कूल जा रहा है, तो वो पढ़ ही रहा है और ये एग्ज़ाम क्या है? पढ़ना है और पेपर देना है। तो वो चीज़ मैच नहीं हो रही है। आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली और वो सेलेक्ट हुए, लेकिन एक्सेप्शंस एग्ज़ाम्पल्स नहीं बन सकते हैं। वो बच्चे कैसे होंगे? उनको शायद घर पे ट्रेंड किया जा रहा हो, उनके पेरेंट्स शायद उनको सब्जेक्ट नॉलेज उतनी दे पा रहे हों। तो ये एक्सेप्शंस हैं और इन एक्सेप्शंस में भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसने टॉप रैंक कभी ली हो। तो टॉप रैंक लेने वाले वही बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अलग कोचिंग करी है, जिन्होंने अलग से मेंटर या गाइड से हेल्प ली है, उन्हीं बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। सर, इसी को फ़ॉलो अप करते हुए एक और मेरा ज़हन में क्वेश्चन आया है कि जब स्कूल टाइम पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अपनी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनमें से काफ़ी टॉपर बच्चे होते हैं जो 90, 90 प्लस स्कोर लाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने उतनी मेहनत की होती है, उतना उनका टाइम टेबल वैसा फिक्स्ड होगा, उतनी उतनी शिद्दत से वो पढ़ाई करते होंगे, है ना? वो मेहनत करते होंगे बहुत ज़्यादा। बट मैंने देखा है काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो अचीवर्स रहे होते हैं स्कूल पे, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब हम बात करें, वो कोप अप नहीं कर पाते उस चीज़ के साथ। जी। इसके पीछे का क्या कारण है सर? ये आपको जो आपने बात बोली है, ये आपको बड़ी नॉर्मल दिखेगी। ये एक्सेप्शंस में से नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा है
कि स्कूल में उनके ग्रेड्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छी आ रही है, लेकिन वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोप अप नहीं कर पाते हैं। उस लेवल पर वो अपने आप को प्रिपेयर्ड ही नहीं कर पाते हम्म। हैं। और जब आप स्कूल के टॉपर्स को देखेंगे, जो मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल से बताया, आप कभी भी टॉपर्स को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देख रहे होते हैं कि ये इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। रीजन बड़ा सिंपल है इसका। देखिए, स्कूल में ग्रेड्स लाना एक फिक्स सिलेबस है, उसमें कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पहले से पता होता है। यानी कि पेपर कैसे लिखना है वो आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए, कितने क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे या 5 नंबर के आएंगे, जो हमने अपने 10th और 12th के बोर्ड में देखा है। अब इसके अलावा एक और चीज, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो आपने, आपके पेरेंट्स ने या टीचर ने चीज करवाई होगी कि हम गेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। और जो हम 5, 10, 15 गेस्ट पेपर या फिर प्री बोर्ड 2 या 3 प्री बोर्ड देते हैं, जो क्वेश्चंस वहां पर आए होते हैं वैसे ही हमें बोर्ड में मिल जाते हैं। या कई बार कुछ ऐसी गाइड्स होती हैं जिसमें, या सैंपल पेपर्स होते हैं जिसमें आप 10 या 15 पेपर देखिए और उसी में से मोर देन 60-70% जो क्वेश्चन है वो आपको आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इन इन स्कूल्स में ग्रेड्स लाने का तरीका क्या है? ये 10 चीजें हैं, इनमें से 5 चीजें पूछी जाएंगी, इनको याद कर लो। और ज्यादातर आप स्कूल के बच्चों को देखते होंगे कि वो उनके पढ़ाई करने का तरीका क्या है। ये स्कूल में जो अच्छे ग्रेड्स लाने वाले बच्चे हैं, इसमें मैं कुछ एक्सेप्शन है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं कि आपको पता है यूटी होगा, पहला यूनिट टेस्ट। बच्चा यूनिट टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स लाए, उसके लिए तैयारी कब शुरू करता है? 1 दिन या 2 दिन पहले। आप बच्चों से पूछिए, क्योंकि मैं हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं, पेरेंट्स से बात कर चुका हूं, 17 साल का करियर है। तो उसमें मैंने चीज देखी कि यूनिट टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले बच्चा हम पढ़ाई। इसी ग्रुप का पार्ट है। अच्छा जी। 1 या 2 दिन और हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं। आपने लापरवाही करी या आपने स्मार्टनेस दिखाई? आपने स्मार्टनेस दिखाई, वो चीज 2 या 3 दिन में ही तैयार हो जानी थी। बिल्कुल। तो 2 या, और उसे आपको यूज कैसे करना है? आपने याद कर लेना है और आपने उसको पेपर में जाके लिख देना है और आपके अच्छे नंबर आ गए। बिल्कुल। हाफ ईयरली में क्या होता है? हाफ ईयरली में आप ज्यादा से ज्यादा होगा 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब फाइनल्स होते हैं तो थोड़ा सा फिर बत्ती जलती है। फिर हम ये सोचते हैं कि चलो 1 महीना पहले पढ़ लो, क्योंकि पेरेंट्स भी, क्योंकि फाइनल में आपके नंबर अच्छे हैं, आपके पहले ग्रेड नंबर कैसे भी हो, फाइनल में नंबर अच्छे हैं तो आप अगली क्लास में जंप करोगे। तो बच्चा 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू करता है। 1 महीने पहले वो रजनीकांत बन जाता है, सुबह भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है। और इसी ट्रेंड को अगर आप देखो तो एक और चीज आपको देखने को मिलेगी। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बड़ा कॉमन है ये। पेरेंट्स बोलते हैं कि सर, ये जो हमारी बिटिया है या जो हमारा ये जो बेटा है, इसने केवल 1 महीने पढ़ा और देखिए 95% ले आया। अगर ये साल भर पढ़े तो कहाँ पहुंचेगा? यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर वो साल भर पढ़ेगा तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर जाएगा। स्कूल के सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको कितना ही टाइम देना है, जितना बच्चे दे रहे हैं इतना ही टाइम देना है। लेकिन हमें कितना समय मिलता है? हमें समय मिलता है 1 साल का। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि हमें हर क्लास को पास करने के लिए 1 साल का समय मिला। नर्सरी से लेकर, अगर बच्चा 12वीं तक पढ़ता है या कोई और भी आगे की क्लासेस, तो 1 साल का समय मिलता है। बिल्कुल। जब हम छोटे हैं तो हमारा मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और तमाम डिफिकल्ट चीजों को समझने के लिए जो हमारा आईक्यू और जो स्किल्स हैं, वो जैसे 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 हम एज के साथ बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे सिलेबस को बढ़ाया जा रहा होता है और डिफिकल्ट भी किया जा रहा होता है। पर ये सिलेबस डिजाइन किस तरीके से किया गया है? स्कूल का सिलेबस या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि उस एज ग्रुप का बच्चा वो उस चीज को समझ सकता, और ये सारे बच्चों के लिए चीज एप्लीकेबल है। जो मैंने पहले बोला कि यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली या फाइनल से कितना समय पहले बच्चा ये पढ़ता है और अच्छे ग्रेड्स ले आता है, बड़ी ईमानदारी से मैं बोलूं, ये पूरे सिलेबस को, स्कूल के सिलेबस को पढ़ने के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय चाहिए ही नहीं।
और ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप इफेक्टिवली सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। अब हमें टाइम मिलता है 1 साल का, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 महीने में तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये सिलेबस डिजाइन कैसे किया? जरूरी नहीं है कि हर कोई केवल पढ़ना चाहता हो। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, सिलेबस इतना है कि आप अपना स्कूल का सिलेबस, साइंस, मैथ जो भी सिलेबस है, वो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़िए और उसके बाद अदर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी एज अ हॉबी या एज अ करियर अगर आप कहीं पर कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो स्पोर्ट्स में नहीं है, जो पढ़ने के अलावा कोई और उनके अंदर स्किल नहीं दिखी और इसीलिए पेरेंट्स ने उनको किसी और जगह भेजा भी नहीं। पेरेंट्स को पता है, बच्चों को पता है कि उन्हें अपना करियर पढ़कर ही बनाना है। उन बच्चों का क्या? 3 महीने का अगर सिलेबस है, आप उसे 1 साल में पढ़ रहे हो तो कहीं न कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये वही पेरेंट हैं जो जो ये कहते हैं कि बच्चे ने तो कम पढ़ाई करी, कम टाइम दिया और नंबर इतने अच्छे आ गए। ये वो पेरेंट हैं जिनके बच्चे शायद और बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन परेशानी क्या है? जो वो 7 महीने का, 8 महीने का जो समय बच गया, जहाँ पर उन्होंने और कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ जो वैल्यू एडिशन कर सके, वहाँ पर आ जाता है गैप। हम्म। इस वजह से वो बच्चा जो है ग्रेड्स तो अच्छे ले आया, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएगा तो वो उसके लिए उतना ट्रेंड नहीं है और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो नंबर अच्छे नहीं ला पाता है। इसी के विपरीत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता है कि स्कूल का सिलेबस आसान है और वो आईआईटी, जेईई के लिए, नीट के लिए, एनडीए के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और वो वहाँ पर एकेडमिक्स को भी मैनेज कर लेते हैं, वो कोचिंग को भी मैनेज कर लेते हैं और बड़ी आसानी से 12th के साथ ही वो अपनी सीट निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो बचा हुआ समय है, अगर आप उसे इफेक्टिवली यूज़ करें, तो फॉर श्योर जो आपने बोला कि जो अच्छे ग्रेड्स लाने वाले बच्चे हैं, वो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएँगे, बशर्ते कि उन्हें उसके लिए ट्रेंड अपने आप को करना पड़ेगा। तो सर इसी के कंटिन्यूएशन में मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तरह का आजकल कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने बच्चे को तैयारी शुरू करवाएं, तैयारी जीत की शुरू करवाएं। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं अभी तो बच्चा है, इस पे एकदम से इतना क्या बर्डन डालना, अभी आराम से देखते हैं, पहले 10वीं कर ले, 12वीं कर ले, फिर इसको कम्पेटिटिव वर्ल्ड में डालेंगे। तो सर मुझे ना एक बैलेंस समझना है कि कोचिंग शुरू करने की सही उम्र या क्लास क्या है? इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सही उम्र है या जो क्लास है, मुझे लगता है कि 9 से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि 9th में साइंस और मैथ उस लेवल का पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। पर उससे भी पहले मैं पेरेंट्स को एक राय देना चाहूँगा कि अगर आपने ये चीज़ देख ली है कि बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस के लिए भेजना है, तो आप 6 से उसका साइंस और मैथ स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से उसको कोचिंग करवाएँ, लेकिन आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएँ कि 6 से वो केवल और केवल अपने स्कूल के सिलेबस को ना पढ़ रहा हो, स्पेशली मैथ और साइंस में। वो स्कूल के अलावा कोई टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स ज़रूर पढ़ रहा हो। तो उसे 9th तक आप देख लेंगे कि हाँ, वो कितना अच्छा कर पाएगा या अगर कुछ कमी हो रही है, तो हम क्या करें कि उन कमियों को टाइम रहते हुए दूर कर सकें और बच्चा 12वीं के साथ 12वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम दे और साथ ही साथ जेईई या नीट में अपनी सीट निकाल ले। तो सर हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने काफ़ी बार आईआईटी और एम्स का मेंशन किया है और जो भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो एम्स के सपने देखता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो आईआईटी के सपने देखता है। तो मेरा प्रश्न ये है सर आपसे कि ये आईआईटी और एम्स, ये इंस्टीट्यूट्स बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे अलग हैं? और ये सच में अलग है या ये सिर्फ एक इसके आसपास एक थोड़ी-सी हाइप क्रिएटेड है? नहीं, बिल्कुल हाइप बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल सच है कि आईआईटी से जो बच्चा बीटेक करके निकलता है, वो कहीं न कहीं डिफरेंट होता है और सेम ऐसे ही कि जो एम्स से डॉक्टर निकलता है, वो कहीं न कहीं डिफरेंट होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी और इंस्टीट्यूट से बच्चा बीटेक कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है,
तो वो थोड़ा हार्ड वर्क करे और तो वो उन इंजीनियर्स या उन डॉक्टर्स से कॉम्पीट कर सकता है बल्कि उनसे और ऊपर भी जा सकता है। होता क्या है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो कंपटीशन कितना टफ है। हम्म। उस उस टफ कंपटीशन के लिए बच्चे ने कब से तैयारी शुरू करी है? वो 6th से तैयारी शुरू कर चुका है या 9th से तैयारी शुरू कर चुका है। वो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मेरे को ये इन्हीं कॉलेजेस में जाना है, मुझे अपना यही करियर बनाना है, तो वो कब से अपनी फील्ड के लिए काम कर रहा है। फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाकर आईआईटी और एम्स में वहां पर ऐसे ही सारे के सारे बच्चों का एक पूल होगा। तो हर बच्चे का एक पीयर ग्रुप जो बनेगा, आप वो देखिए कितना सॉलिड पीयर ग्रुप बना। बिल्कुल। ऐसे एम्स में जब बच्चा जाएगा एमबीबीएस के लिए, तो उसका पीयर ग्रुप कैसा बनेगा। इससे भी ज्यादा आप ये देखिए कि इन इतने ज्यादा ट्रेन्ड और स्किल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इनको मेंटर्स मिलेंगे, जो इनको गाइड मिलेंगे, वो कैसे कैसे होंगे। आप ये देखिए कि कई आईआईटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, उनके पास गवर्नमेंट के कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। कई ऐसे आईआईटीज हैं जो गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ट्रेन्ड प्रोफेसर्स के अंडर में अगर बच्चे को रिसर्च का मौका या बच्चे को उस टीम का हिस्सा भी अगर बनने का मौका मिल गया, तो उस बच्चे के लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो एक ऐसा पीयर ग्रुप जिसमें हर बच्चे ने अपनी जी जान लगाया है कितने समय पहले से, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में ऑब्वियस सी बात है जब बच्चा जाएगा तो वो औरों से तो डिफरेंट दिखेगा ही। हाँ, जैसा मैंने पहले ही बोला, अगर आप किसी और कॉलेजेस में हैं, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप आईआईटी में इसलिए नहीं गए क्योंकि उस समय आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप बाद में मेहनत करें, नो डाउट आप उनसे भी ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क्स और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सर, पढ़ाई के रिलेटेड तो काफी क्वेश्चंस हो गए। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको लेकर मेरी पूरी टीम एक्चुअली बहुत इंक्विजिटिव थी कि जम्मू में जो बाहर की फैकल्टी आती है वो ज्यादा देर सस्टेन क्यों नहीं कर पाती है? क्या चैलेंजेस हैं? आप अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर जम्मू से बाहर हो, तो आप उससे पूछिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा। जो मैं आंसर दे रहा हूँ वही वो लोग भी बोलेंगे। और आपको कभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप मेरे कहने पर ही एक्सपेरिमेंट करिए। आप केवल और केवल पठानकोट से ट्रेन में बैठ जाइए। ठीक है। तो एक जो बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। जो लोग कभी जम्मू नहीं आए हैं, वो पठानकोट से ही बच्चों को, अगर वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सफ़र कर रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्वेटर पहनाना शुरू कर देते हैं। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन ये है, जम्मू में बर्फ पड़ती जम्मू है? में बर्फ पड़ती है। अच्छा। तो खैर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से जो बाहर से टीचर आते हैं वो यहाँ नहीं रुकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है कि अभी यही एक इमेज बनी हुई है जेएंडके की कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है ओके। और शायद यहाँ पर अगर हम जाएँगे तो नुकसान हो सकता हम्म। है। तो आप ये देखिए कि 25 साल, 26 साल या 30 साल का कोई व्यक्ति जब यहाँ पर आता है, अब वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो अपने करियर का डिसीजन ले सकता है कि मैं कहाँ जॉब करूँ। पर इसके बाद भी फैमिली से उसे प्रेशर फ़ील करना पड़ता है। और अगर उसकी शादी हो गई है, तो एक और प्रेशर कि वहाँ नहीं जाना है, कहीं और चले जाओ। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जेएनके में प्रॉब्लम नहीं है। और जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, वो वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ ऐसा है जो आप तक, मतलब आप तक वो बात आनी ही नहीं है। आप बहुत आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूर ज़रूर पड़ता है ये बाकी स्टेट से, लेकिन ट्रेन की जो सुविधा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, फ्लाइट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और इतने सारे लोग जेएनके घूमने तो आते ही आते हैं। आप उनसे पता करें, यहाँ पर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आपको जम्मू एक बार आएँगे, तो शायद ही आपका वापस जाने का कभी मन करेगा। सर, जैसे ही एग्जाम्स पास आने लगते हैं या कुछ किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तारीख पास आने लगती है तो यूजुअली पेरेंट्स या तो मोबाइल ले लेते हैं या फिर वो पहले तो टीवी का केबल कट कर देते थे तो अब वो रिचार्ज नहीं करवाते हैं टीवी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या आपके भी ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ स्ट्रिक्टनेस है जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं? क्योंकि कम्पिटिटिव
एग्जाम की तैयारी करनी, जैसे आपने कहा बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है, तो डिस्ट्रैक्शंस तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। आपके कुछ ऐसे सेट रूल्स हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं? अ, ये जो आपने बोला कि जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं तब होता है, हम तो शुरू से ही बच्चों को बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्पेशली मैं मोबाइल फ़ोन के लिए ज़रूर हमारा इंस्टीट्यूट और मैं पर्सनली भी बोलता हूँ। मोबाइल फ़ोन आज देखिए एक ऐसी चीज़ है, मैं तो इसको अलादीन का चिराग बोलता हूँ। आप अलादीन के चिराग को थोड़ा-सा घिसिए और जिन्न प्रकट होता है, क्या हुक्म है मेरे आका। बिल्कुल। तो बच्चा तो कहता है कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवा दो, क्योंकि पढ़ाई तो लीस्ट इंटरेस्ट में बच्चा पहले काउंट करता है ना कि तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन तो रहना ही नहीं चाहिए बच्चों को। अभी आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर किसी बच्चे का अकाउंट है वो बैन किया गया है। हम्म, तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं चाहिए कि ये भारत में भी ऐसी स्थिति आए। पेरेंट्स इस चीज़ के लिए लगें कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को जितना भी दूर रख सकें। और ये तैयारी ऐसी है जहाँ पर मैंने पहले बोला कि तपस्या है। बोर्ड की तैयारी में आप देखते हैं कि बच्चे को आखिरी में ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि वो 1 महीने पहले रजनीकांत बन जाता है और खूब पढ़ता है। यहाँ पर हम उल्टा चलते हैं। हम्म, हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जब आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो 1 हफ्ते पहले तो पढ़ाई बंद कर दो। ठीक है। क्योंकि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे या किसी चैप्टर की इतनी वेटेज है जो फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो पहले उनके जैसे बच्चों ने क्वेश्चंस ही कभी नहीं देखे। इसका मतलब टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है। तो जब आप आखिरी दिन तक फॉर्मूले याद कर रहे हो, आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर आप 1 हफ्ते पहले अपनी पढ़ाई को बंद कर सकते हैं कि नहीं अब मुझे रिलैक्स करना है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा है बस मुझे वहाँ पर जाके एक फ्रेश माइंड के साथ अप्लाई करना है केवल, वो बच्चे क्वालीफाई कर जाते हैं। तो आखिरी टाइम के लिए नहीं, शुरू से ही हम्म। मोबाइल फ़ोन और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर ही रहें, दूर ही रहें। तो सर, जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यूट्यूब पे जाएँ, तो काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन मतलब चीज़ें सिखाई जाती हैं, या आजकल जिस तरह से ऑनलाइन डिफरेंट क्लासेज़ हैं। एप्लीकेशंस हैं, अलग-अलग ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो मैं ये डिफरेंस समझना चाहती हूँ, क्या डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी, एक ऑनलाइन मीडियम से और एक ऑफलाइन मीडियम से, और कौन-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? अ, आप ऐसे देख लीजिए कि किसी व्यक्ति को कॉन्सन्ट्रेट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरा फ़ोकस होना चाहिए केवल पढ़ाई की तरफ। और मुझे कुछ और अगर ख़्याल आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बिल्कुल। तो एक तरीका होता है अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाह रहे हो, कॉन्सन्ट्रेट करना चाह रहे हो, तो एक तरीका है कि आप नशा कर लें। आप नशा कर लीजिए और उसके बाद आप एक ही ज़ोन में रहेंगे और बस। हुँ, तो क्या ये चीज़ ठीक है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोबाइल फ़ोन जब हम किसी बच्चे को आज ड्रग एडिक्शन के लिए बताते हैं कि कैसे बचा जाए, हुँ, ये एक प्रॉब्लम है। मैं एक ड्रग का और नाम लेता हूँ, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ड्रग की तरह है और अगर आप मेरी बात से सहमत हो, ये क्या बच्चों तक ही सीमित है कि बच्चा ही केवल मोबाइल के लिए एडिक्टेड है? नहीं, पेरेंट्स भी। हुँ। कितने सारे हम यूट्यूब में ही मीम्स देखते हैं और इनफैक्ट कई कंट्रीज़ में तो रिहैब सेंटर है मोबाइल फ़ोन को छुड़वाने के लिए। पेरेंट्स आए और उन्होंने मोबाइल फ़ोन शुरू कर दिया। बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, जो फैमिली टाइम होना चाहिए वो स्पॉइल हो रहा है। क्वालिटी टाइम बच्चे और फैमिली आपस में स्पेंड करें वो नहीं हो रहा है। हुँ, बच्चों के साथ क्या होता है कि आपने उनको आपको लगा कि हुँ, बच्चे का टाइम बच रहा है। वो मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ देख लेगा, लेकिन बच्चों के पढ़ने का तरीका क्या होता है? और मैं ये मतलब प्रॉब्लम भी बताऊँगा और इसका मैं सॉल्यूशन भी जानता हूँ। अगर इसको बच्चे फ़ॉलो करें, पेरेंट्स इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें, तो बच्चों को फ़ायदा भी मिल सकता है। देखिए, जब हम किसी मूवी को देखने जाते हैं, तो मूवी को हमने देखा 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, जो भी मूवी है और मैंने आपसे बोला कि जो मूवी में हुआ है, आप उसे लिखो। तो क्या जिन 2 लोगों के बीच में जो संवाद हुआ है, जो स्क्रीन प्ले हुआ है, क्या वो बच्चा या हम एग्ज़ैक्ट वो चीज़ लिख सकते हैं? नहीं। पॉसिबल हम नहीं। केवल और केवल स्टोरी को नरेट कर सकते बिल्कुल। हैं। 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 मैं ये अभी किसी नेगेटिव साइड को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ।
बच्चा पढ़ रहा है, वो एक फ़िल्म की तरह पढ़ रहा है। उसने आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी लेक्चर था, वो पढ़ा, लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाए, जो अभी तक स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है या कोचिंग में जैसे पढ़ाया जाता है, उसने एक मूवी की तरह वो देखा और बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने मूवी में देखा, पूरा का पूरा लेक्चर देखा, उसे लगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पेपर देना है और मुझे लिखना होगा, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बिल्कुल। होंगे। मुझे तो स्टोरी का ऊपर-ऊपर केवल पता है, डेप्थ में स्टोरी के बारे में नहीं नहीं पता है। पता। तो बच्चे ये कर रहे होते हैं कि केवल देखा, नोट्स नहीं बनाए। उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स को लगा कि बच्चे ने तो पढ़ाई करी है, नोट्स नहीं बने। फिर बच्चा जब पेपर होगा तो उसको उन उन लेक्चर को दोबारा देखेगा क्योंकि उसने वो डाउनलोड कर रखे हैं। फिर से जैसे ही वो लेक्चर को देखना शुरू करेगा, उसे वो स्टोरी की तरह रिकॉल करेगा। जैसे हम अगर मूवी को दोबारा देखें, तो मुझे क्या लगेगा, अब ये आएगा, हाँ। अब ये आएगा, अब ये आएगा। इसका मतलब मुझे मूवी पता है कि क्या है। बिल्कुल। बच्चा लेक्चर को ऐसे ही देखता है, अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा और वो गलतफ़हमी का शिकार हो गया कि मुझे तो सब आता है। जब वो पेपर देने गया, तो पेपर देने के बाद वो कहता है, मुझे कुछ आता ही नहीं था। वो कहता है मुझे शायद सब आता था लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए और पेरेंट्स सोचेंगे कि वो बच्चा पैनिक कर गया और जो आता था वो सब भूल गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसे कंटेंट तैयार ही नहीं था। वो केवल ख़्यालों में था कि ये होता है, ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। हुँ। ये एक बड़ी परेशानी है। बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। बच्चे नोट्स अगर बन जाएँगे तो उसे रिवाइज़ करेंगे, रिकॉल करेंगे, जो चीज़ वहाँ पर वो बच्चे इग्नोर करते हैं। ये तो फिर भी मैं बहुत पॉज़िटिव पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है और ये रिसर्च है। अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको मैं मोबाइल फ़ोन के लिए कह रहा हूँ लेकिन इसका जो रिसर्च है वो भी आपको नेट पर ही मिलेगा कि कितने सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट है जिनके एक बैच में 30,000 बच्चा है, 40,000 बच्चा है। लेकिन उसमें से क्लास कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? पता चला कि 40,000 के बैच में केवल और केवल 2,000 2,500 बच्चे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे क्या है वो वेट कर रहे हैं कि ये तो मेरे को मिल जाएगा लेक्चर, मेरे ऐप में पड़ा होगा और ये डाउनलोडेड लेक्चर मैं देख लूँगा। तो पहले ही उन्होंने इग्नोर करना पढ़ाई को शुरू कर दिया। इसके बाद जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेबी पेरेंट्स का प्रेशर हो, उनमें से कितने बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है जो 400-500 बच्चा इतने सारों में जो नोट्स बना रहा है, फिर आता है कि वो पढ़ कैसे रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एक एक लिबर्टी आ गई है कि मैं कभी भी पढ़ लूँगा। पहली प्रॉब्लम ये है कि उनका डिसिप्लिन ही गया और अगर उनका डिसिप्लिन ही पढ़ाई को लेकर गया, तो जो पढ़ाई का पहला स्तंभ है अनुशासन, वो ही नहीं रहा तो बच्चे की पढ़ाई कहाँ से अच्छी होगी, वो कैसे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। और आप नेगेटिव साइड लेंगे कि क्या बच्चा वाक़ई जब उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो क्या वो वाक़ई लेक्चर देख रहा है या कुछ और हुँ। अनवांटेड जो उस एज में नहीं देखना चाहिए? या वो बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है या वो रील्स देख रहा है या उसने चुपके से सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपना अकाउंट बना रखा है जिस पे वो वीडियो अपलोड करता है, वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो मोटिवेटेड है उन लोगों से। तो पढ़ाई से बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे पेरेंट्स को ये कभी नहीं पता चलता। एक मेरे को एक एग्ज़ाम्पल याद है, एक स्टूडेंट मेरे को मिला, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए बोला कि सर ये कोविड के बाद तो मुझे लगा कि कोविड मेरे लिए वरदान है। ये वो मेरे से एक सिचुएशन आई है तब वो मेरे से बोल रहे हैं, कि मुझे लगा कोविड मेरे लिए बच्चे के लिए वरदान साबित हो गया। क्योंकि बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, सर वो रात-रात भर पढ़ता है और ये बड़ी कॉमन चीज़ है अगर आप पता भी करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स आपको ये बोलेंगे कि बच्चा तो रात-रात भर पढ़ता है। वो बच्चा रात-रात भर पढ़ता था, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ। ओके। 11th में 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 5 और वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो रात-रात भर पढ़ता था। आपको पता चला ना कि वो बिल्कुल, मैं समझ गई। पढ़ नहीं रहा था। बिल तो पेरेंट्स को ये लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है और इसी का कारण है कि हमारे पूरे देश का रिज़ल्ट धड़ाम से गिरा। बिल्कुल। आज पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ रहा है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, मेरे से हाइट में बराबर हो गया है, आवाज़ में भारीपन आ गया है, मैं कैसे बोलूँ? आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं, मैं मोबाइल फ़ोन कैसे उनसे वापस लूँ?
ये एक एडिक्शन की तरफ बच्चे चले गए हैं। जो जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी छोटे हैं, छोटी क्लासेस में, उनको बोलूँगा कि आज आपको लगता है कि बच्चे ने एक अच्छा आंसर आपको कर दिया, आपको लगा कितना मेरा बच्चा मैच्योर है। कोई ऐसी मज़ेदार बात कर दी, आपको लगा कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। ठीक है, आधे घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दे दो, तमाम लॉक्स लगा के दे दो, लेकिन जब वो 10वीं कक्षा तक पहुँचेगा, तब तक वो एडिक्टेड हो चुका होगा और फिर आप चाहकर भी उससे मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते हैं। तो मैं तो सारे पेरेंट को हाथ जोड़कर ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मोबाइल फ़ोन से जितना बच्चे को दूर रख सकें, ऐसी कोई हाई-फाई पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हो रही है, ना ही कोचिंग में करवाई जानी चाहिए और नहीं होती है, कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की ज़रूरत पड़े। मैं तो सख्त खिलाफ कि मोबाइल फ़ोन बच्चों के पास नहीं होना चाहिए, वो कोई आज सुविधा नहीं है, वो एक एडिक्शन है जिससे बचना चाहिए। सर, आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में। आप कितने सालों से आपने कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और बेस्ट चीज़ है सिर्फ पढ़ाए नहीं है, कितने अचीवर्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब आप पढ़ाते हैं, आप जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो वो प्रॉपर परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स घर भी जाते हैं, तो घर में एक अलग माहौल रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि घर पे पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो माहौल वो आपसे जब पढ़ रहे होते हैं, जो माहौल वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वही माहौल वो घर पर भी क्रिएट कर पाएँ ताकि इफ़ेक्टिवली जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो उस चीज़ की अच्छे से तैयारी कर पाए? ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये वाक़ई बहुत अच्छा और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपसे अगर पूछूं कि आ, मेरे को अच्छे ग्रेड्स लाने हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे को क्वालिफाई करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक पहली छोटी बात कि मेरे को ये तो करनी ही करनी पड़ेगी, या आप बोल सकते हैं क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो तो वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सिंपल। पड़ेगा? अगर मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सीखनी है, तो मेरे को सबसे पहली चीज़ तो ये ना कि अगर मैं पढ़ लूँ और मेरे को सब आता हो, तो मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होगी कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, तो वो ये कह सकता है कि मेरे को नींद बहुत आती है, मैं फ़ोकस नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो बच्चा एज़ अ प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा। और उन उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि उसे पढ़कर कुछ बनना था, लेकिन उसने बहुत लेट पढ़ाई शुरू करी, स्कूल जाना पढ़ाई नहीं। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अपने ऊपर काम करना है। जैसे अगर मेरे को अपना फ़ोकस बनाना है, तो इसका मतलब है मेरा पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो मुझे अपनी लाइफ़ से इन 2 साल, 3 साल, 4 सालों के लिए दूर करनी होगी। आप ये देखिए कि सब कुछ करके मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं स्कूल का जो रूटीन की पढ़ाई है वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिलेबस डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आप सब कुछ कर लें। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब कुछ करके क्रैक नहीं होता। तो आपको अपने ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आप फ़ोकस कर पाओ, आप कंसंट्रेट कर पाओ, अपनी नींद पे कंट्रोल कर पाओ, आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओ, आप अच्छी प्लानिंग कर पाओ, आपकी सिटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर लानी होगी। अगर वो नहीं आई, तो मैं फिज़िक्स पढ़ने बैठा और मुझे पता है कि ये पढ़कर मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपको काम अपने ऊपर करना है, हुँ। और इसके लिए बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है, जो केवल और केवल कोचिंग में नहीं, घर पे भी हो रही होगी। ज़्यादातर पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि मैंने कोचिंग जॉइन करवा दी, बस अब बच्चा जाने या कोचिंग जाने। बिल्कुल। मेरा अब कोई काम नहीं है। देखिए, कंटेंट पढ़ा दिया गया और आपने उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए फीस जमा कर दी। आप उस छोटे से बच्चे को कैसे फ़ोर्स कर सकते हो कि नहीं, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है? आप फ़ोर्स नहीं कर नहीं कर सकते। सक आप क्यों ना उसको ऐसा बनाएँ कि वो कहे कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो जब हम उसकी मेंटरिंग करेंगे, जब हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, जो केवल और केवल कोचिंग में, स्कूल में नहीं, वो घर पे भी चाहिए।
इस बात को बोलने पर मेरा ये मतलब नहीं है कि घर पे बच्चे को पेरेंट्स पढ़ाएं, लेकिन वो तमाम चीजों पर ध्यान दें। अगर बच्चा स्कूल गया या कोचिंग गया, उसके बाद बच्चा घर आता है, कोई टाइम मान लेते हैं 4 बजे बच्चा घर आया, उसके बाद अब पेरेंट्स ये चीज नहीं मॉनिटर कर रहे हैं कि वो 4 बजे आने के बाद कर क्या रहा है। वो 4 बजे आने के बाद 4 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर वो कहाँ से सिलेक्ट होगा? या उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल। देखने को मिलेगी। तो वहां पर आपको घर का माहौल ऐसा रखना है, आपको मॉनिटर करना है कि बच्चा जब आया घर तो उसके बाद वो कब पढ़ाई शुरू करे, उसे कितना टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए, उसे अगर एक पावर नैप लेना है या आधे घंटे की नींद करनी है तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा तो नहीं सो रहा है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों से करवानी होती हैं घर पे। लेकिन अगर हमने बच्चों को लिबर्टी दे दी कि जो करना है आपको करना है, तो फिर जो रिजल्ट हम और पेरेंट चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। सर जैसा कि आज हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। अब जो हमारी डोमेन है ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की, उसमें तो एआई हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह आया है और काफी सारे हमारे जो काम थे वो 10x की स्पीड पे अब कंप्लीट होते हैं। बट अब मैं अगर सेम चीज आपके डोमेन पे अप्लाई करूं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है? ये मैं इतना तो मैं मेरा अभी विजन नहीं है कि ऐसा कभी हो भी पाएगा। हाँ, पर ये है कि जैसे अभी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन का देखें कि एक कोचिंग सिस्टम है जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, एक कोचिंग सिस्टम है जो ऑनलाइन है। ऑफलाइन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन की तमाम परेशानियाँ हैं। ऑनलाइन में आप बच्चे पे कंट्रोल नहीं रख सकते हो, टीचर कंट्रोल नहीं रख सकता है। बिल्कुल। ऐसे ही आप जो एआई के लिए कह रहे हैं कि एक रोबोट है जिसके पास सारा का सारा उसके पास नॉलेज है, बिल्कुल। कोई बच्चा क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो उसका आंसर दे देगा, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती हैं। और जो पर्सनल टच चाहिए बच्चे को, वो रोबोट एक बार अगर उसकी बैटरी कम हुई, तो उसके बाद वो बच्चे को ये नहीं कहेगा, बच्चे की काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं देखिए टेक्नोलॉजी हेल्पफुल तो रहती है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप जो आपने क्वेश्चन किया कि कोई रोबोट पढ़ाएगा, अगर एक सामने वाला जो बच्चा है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, तो वो रोबोट से भी पढ़ सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि बच्चों को हमें बनाना पड़ता है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो शायद मशीन नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और उनको एक बेबी हुआ, तो बेबी को कोई और भी पाल सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए बच्चे को माँ ही चाहिए। वैसे ही एक ऐसा टाइम होता है जब तक बच्चा खुद सेल्फ ड्रिवन ना हो जाए, तब तक उसे साथ में कोई ना कोई चाहिए। क्या पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट एआई होगा? क्या क्या तो ऐसे ही सेम है कि टीचर का रिप्लेसमेंट एआई नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, नो डाउट। तो आगे आने वाले टाइम में एआई का यूज़ बढ़ेगा। लेकिन आप सोचें कि पूरी स्कूल या कोचिंग सिस्टम को ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी, मुझे नहीं लगता। शायद ही कभी ये पॉसिबल हो पाए। सर आपसे बात करके फील हो रहा है कि आप एक ज्ञान का सागर हैं और आई थिंक टीचिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसके लिए आप बहुत सूटेबल हैं। और जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जैसे उसका जवाब देते हैं, मतलब दिल करता है बस सुनते जाओ। इतना ज्ञान है आपके अंदर, आप एक तरह के ज्ञान के सागर हैं अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए। तो टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत सूटेबल प्रोफेशन है आपके लिए सर। बट थोड़े से मतलब मैं आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट दिस कि सर अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते आज? वाक़ई बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। अगर मैं टीचर नहीं होता, सच बताऊँ तो मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मैं कॉलेज से निकलते ही इस लाइन में आ गया। हुँ। तो आप इसको डेस्टिनी भी मान सकते हैं। मैं कुछ भी कर रहा होता और उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। घूम फिर के ईश्वर मुझे यहाँ तक ले ही आता, वो तो है। डेस्टिनी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और भी करता, कहीं न कहीं रास्ता बट कुछ सर ऐसा बनता। बचपन में जैसे सोचते हैं ना व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? अब जैसे मैं एक टाइम पे एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी।
फिर उसके बाद कुछ और, उसके बाद तो आप बचपन में क्या सोचते थे कि मैं क्या बनूँगा बड़े होकर? बचपन में अगर मैं हमारे बचपन में तो वो एक टीवी वैसा होता था जो शायद 10-11 बजे ना वो बंद हो जाता था, ये 24 आवर्स वाला हुँ। नहीं था और हमारे यहाँ केबल भी नहीं थे, हमारे टाइम में केबल आ गया था, लेकिन वो लोकल जो डिश चैनल होते हैं, वो आ तो गया था लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो जो दूरदर्शन में सीरियल आते थे, उसमें एक सीरियल आता था, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें कभी आर्मी के बारे में बताते थे, कभी नेवी के बारे में हुँ। बताते थे। तो आपके क्वेश्चन करने के बाद जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि मैंने अगर कुछ बनने का कभी सोचा था, तो वो था एक आर्मी में ऑफिसर, तो जो मैंने बनने का सोचा। उसके अलावा शायद मैंने कभी कुछ बनने का सोचा ही सेना तो तैयार कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। सर एक मनुष्य जो जीवित है, अगर उसकी ईसीजी रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें हाईज़ भी हैं, लोज़ भी हैं। तभी पता चलता है कि इंसान जी रहा है। तो वैसे ही सर प्रोफ़ेशन की भी बात करें, ज़िंदगी की भी बात करें, तो हमेशा हाईज़ और लोज़ से भरी होती है। और आपको तो इतने साल हो गए हैं इस प्रोफ़ेशन में ऑलरेडी। तो सर कभी ऐसा टाइम आया जब आपने सोचा कि अ, रुक जाता हूँ, मतलब थोड़ा पॉज़ ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर कभी ऐसा सोचा कि यार कहीं गलत प्रोफ़ेशन पे तो नहीं आ गया? कभी इस तरह के ख़्याल आए? अ, गलत प्रोफ़ेशन में कहीं आ गया हूँ, ये तो कभी नहीं आया। के मतलब मैं एन्जॉय करता हूँ, जो भी मेरा काम है, मैं बड़ा एन्जॉय करता हूँ और आज भी मैं लगभग 14 घंटे, 15 घंटे काम करता हूँ, अपने ऑफ़िस में रहता हूँ। अ, दूसरा आपने बोला कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, तो कभी लगा कि थोड़ा पॉज़ ले लेता हूँ। ऐसा एक टाइम आया था और वो अभी 2 साल पहले की बात है। मेरे को मेरी एक छोटी बिटिया हुई, तो जब मतलब वो बिटिया होनी थी, मैं हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुँच पाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बहुत कम टाइम दे पाया, आज मेरी बिटिया 2 साल की है। तो पिछला जो मतलब जब वो बर्थ होने से 1 साल तक की हुई, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने उसको 365 दिनों में 50 दिन भी देखा होगा। देखने का मतलब है उसको जगता हुआ, क्योंकि जब मैं सुबह निकला ऑफ़िस के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो सो रही है। जब मैं रात को 11 बजे 12 बजे घर पहुँच रहा हूँ तब वो सो रही है। तो उस समय मुझे लगा कि ये थोड़ी ज़्यादती है। लेकिन फिर वापस से ख़्याल ये आया कि मैं अपने बच्चों के लिए लगा हूँ। जो मेरे पास पेरेंट्स अपना बच्चा जैसे मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ, वैसे ही जो ये जो बच्चे आ रहे हैं, इतना ही प्यार वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को करते होंगे। और जो बच्चा मेरे पास आ रहा है पढ़ने के लिए, वो केवल बच्चा नहीं है, वो उस घर का भविष्य है। वो कहीं न कहीं अपने घर का दिल है। तो पेरेंट्स अपना जो है वो कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, तो वो दिल मेरे को देकर जा रहे हैं कि इसका ख़्याल रखना। तो मैंने फिर यही सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा मुझे गिल्ट हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो लगा कि जो आपने बोला कि पॉज़ ले लूँ, लेकिन फिर अगले ही पल ख़्याल आया नहीं, मैं इन बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ और ईश्वर है, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं करूँगा, सोसाइटी है, तमाम ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी जो मेरे बच्चों तक और हमारे यहाँ आपने सुना भी होगा, कहा भी जाता है, "बाढ़े पूत पिता के धर्मा।" तो अगर मैं अच्छा धर्म अपना निभा रहा हूँ, अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मेरे बच्चों को भी मिलेगा, मेरी फैमिली को भी मिलेगा। तो आया था ख़्याल ये मैं इसमें मना नहीं करूँगा, लेकिन अगले ही पल मैंने सोच लिया कि नहीं, ये मेरा काम है और मुझे ये करना है। धीरे, धीरे, धीरे जब टाइम बढ़ा, अब थोड़ा-सा मैं टाइम निकालने लगा हूँ फैमिली के लिए। पहले मैंने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे पेरेंट्स उन्होंने हमेशा ही ये बोला है कि बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाओ और लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट होना है कि आपको और अच्छे-अच्छे काम करने हैं, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। और मैं एक मज़ाकिया तौर पे ही बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, "ये इतना पैसा कमा रहे हो, ये पैसा इतना कमा लोगे, इसका करोगे क्या?" तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा छोड़ कर जाना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है, आप अच्छा काम करोगे ना, तो पैसा आएगा ही आएगा। तो जो 2 प्रश्न आपने बोले वो ये कि करियर को लेकर तो मैंने कभी भी सेकंड थॉट और मैं कभी चाहता नहीं कि किसी भी स्टेज में ये
थॉट आए कि ये प्रोफेशन मैंने कैसे चूज़ कर लिया, बल्कि मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आइए और टीचर बनिए और अच्छे टीचर बनिए। प्रोफेशनल टीचर मत बनिए, अच्छे टीचर बनिए। तो आपके इस डेडिकेशन और पैशन को हमारा बहुत बड़ा सलाम सर। सर आपका जो फिजिक्स डोमेन है, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मतलब उसमें सबसे फेवरेट चैप्टर कौन-सा है? एक क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके। क्वांटम मैकेनिक्स जब आप भी पढ़ेंगे तो अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, हुँ, हुँ। तो जिन भी साइंटिस्ट जो पहले हुए और उन्होंने जो इन पे काम किया है, आप जब क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आपको ईश्वर और ईश्वर द्वारा ये संचालित जो चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको एक कनेक्ट हुँ। दिखेगा, मिलेगा। तो आप जब तक आध्यात्म से नहीं जुड़ रहे हो, तब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ सकते। हुँ। और आपने क्वांटम मैकेनिक्स समझी है, तो इसका मतलब है कि आपको अध्यात्म के बारे में जानकारी है। आपको पता नहीं अभी कितना आपको फिज़िक्स याद है कि नहीं? 2 तरीके की फिज़िक्स, एक न्यूटोनियन फिज़िक्स है और एक क्वांटम हुँ, फिज़िक्स है। हुँ। तो जैसे धर्म में बोला जाता है कि एक मूर्ति पूजा है और एक ईश्वर है, उसका ध्यान। क्या रूप है, वो नहीं पता। जो न्यूटोनियन फिज़िक्स है, वो मूर्ति पूजा टाइप है, हुँ। कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, जो उस सत्ता को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको न्यूटोनियन फिज़िक्स, पुली कैसे काम करती है, फ़ोर्स कैसे लगता है, प्रेशर कैसे दिखता है। हुँ। और जब आप ये फिज़िक्स समझ लेते हो, उसके बाद नंबर आता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि उसके डेप्थ में क्वांटम मैकेनिक्स ही, हर जगह क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिज़िक्स ही है। तब आपको पता चलता है कि एक बार आपने पहले मूर्ति पूजा कर ली और फिर आपको पता चला ऑलमाइटी कुछ और है, और फिर आप उसके लिए सोचना शुरू करते हो, उसको पाने के लिए काम करना शुरू करते हो। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ऐसा है। बहुत बेहतरीन। उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं? क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में एज़ सच अगर हम अभी 12th के सिलेबस की बात करें और जो बच्चे अगर सुनेंगे ये, तो एक डुअल नेचर है, एटम है, ओके। न्यूक्लियाई है, हुँ, हुँ, हुँ। सेमीकंडक्टर भी है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत वास्ट एक मतलब फ़ील्ड है, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। उसमें आप टॉपिक में जाएँगे तो अभी एक गॉड पार्टिकल खोजा गया, बोसॉन जिसका नाम है। हुँ, हुँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप उसको ओके। पढ़ेंगे। ब्लैक होल बड़ा फ़ेमस है, हुँ, हुँ। जिसके लिए स्टीफन हॉकिंग जो हाँ साइंटिस्ट, जी। और आप अगर उनकी आप फ़ोटो देखें तो वाक़ई आपको साथ-साथ साक्षात वो भगवान ही दिखेंगे, कि एक व्यक्ति जो ऑलमोस्ट 100% बिल्कुल, मतलब कोई अंग-प्रत्यंग उनका नहीं हिल सकता है, लेकिन केवल उनका ब्रेन एक्टिव था और उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च कर बिल्कुल। दी। एब्सोल्युटली। तो बहुत वास्ट है। 2 ये फ़ेमस हैं जो मैंने आपको बताया, बाकी जो सिलेबस में है। तो सर आज के पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्योंकि जनवरी एंडिंग है, फ़रवरी आने वाला है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो जो चल रहे हैं, जो आने वाले हैं। जी। तो बीइंग अ टीचर, आपका क्या मैसेज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड हू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम्स? आपका क्या उनके लिए मैसेज है? देखिए, आखिरी समय चल रहा है। आखिरी समय का मतलब मैं बच्चों को मज़ाक में बोलता हूँ कि अब पेपर आने वाला है, तो वो आपके आखिरी कुछ मंथ हैं जहाँ पर आपको जो आप नहीं भी कर सकते हो, वो करने की कोशिश करो। मतलब अपना तन, मन, धन सब लगाकर मेहनत हुँ, करो। हुँ। किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी रह गई है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा। और जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सेम है। हर बच्चे को लगता है कि मैं आखिरी में कुछ भूल रहा हूँ। जो बच्चा स्कोर भी अच्छा ला रहा है स्कूल में और कोचिंग में, उसे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। या जिन बच्चों ने कम पढ़ाई करी है, उन्हें लगता है कि हाय मेरा क्या होगा? अब इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। अभी थ्योरी जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने टीचर से बात करें कि कौन-कौन से चैप्टर हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग हैं, जिनसे क्वेश्चंस कुछ पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, या जिनमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, जो ईज़ी हैं वो करें। और लास्ट में आप पीवाईक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हुँ। वो ज़रूर करें। जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, वो मॉक टेस्ट आप दें, और फॉर श्योर जब आप ये करेंगे तो आपके नंबर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होंगे ही। तो सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर करना जितना एक स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होता है उतना ही उनके पेरेंट्स के लिए भी होता है। तो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए तो शेयर कर दिया। आप उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लास्ट में बच्चों पे इस बात का बहुत प्रेशर होता है
कि मेरे मम्मी पापा को मेरे से उम्मीदें हैं, और टीचर के लिए भी ऐसा ही कि मेरे टीचर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। टीचर तो छूट जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा साथ रहेंगे। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि पेरेंट्स इस प्रेशर से बच्चे को बाहर निकालें। ये होता है, आप कितने भी उनके साथ फ्रेंडली हो, वो ये सोचते हैं मैं कुछ बनूंगा तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। ये भी सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने इतनी फीस दी हुई है स्कूल में, कोचिंग में, क्या होगा अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। इस किसी भी थॉट से बच्चे को आप बाहर निकालें और ये कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि ये जो बच्चे 18 साल की उम्र में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखिए कि 18 साल की उम्र में ये कितने अवेयर हैं कि मुझे अपना करियर बनाना है। हम भी पढ़ रहे थे और अच्छा पढ़ रहे थे, पर अवेयरनेस नहीं थी, तो ऐसे हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करी। लेकिन ये बच्चे बहुत प्रेशर को पेस करते-करते आगे बढ़े हैं। तो इनको आप आशीर्वाद दें और इनको इस चीज़ के प्रेशर से कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है, बच्चे का रिज़ल्ट कुछ भी होगा वो मेरा बच्चा ही रहेगा। तो आप इस प्रेशर से उसको फ्री करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब वो एग्जाम देने जाए उनको दही और दही और चीनी, जरूर दही मिला मछली के बोलें खिलाए। कि जब बच्चा जाए तो दही मछली, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। आज मैं भी अपने समय में पीछे चली गई और अपनी उस दौर को याद करती जब मैं भी एक टाइम पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। ऑल्दो मैं उन बच्चों में से हूँ जो 2 दिन पहले पढ़ते थे। So thank you so much for coming on the set थैंक यू। today, sir. It was very nice interacting with you. I hope आज का जो पॉडकास्ट है, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो आज आज के पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, I hope this was of great value to you. Thank you so much. So with this, our very first podcast comes to an end. I hope you enjoyed the podcast and it was of some good value to you and it added some good value to your lives. हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज को हम अपने पॉडकास्ट पे लाएं और वो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में, आपकी एक्सपीरियंस पे वैल्यू ऐड ऑन करें। सो डू लेट मी नो आप किसके साथ चाहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट करूं, एंड इफ दे आर एक्सेसिबल टू अस विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट देम विद अस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एल्सकास्ट। थैंक यू।